हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे होंगे और बिल्कुल ही हेल्दी और स्वस्थ भी होंगे। डोपामीन के बारे में सुना है आप लोगों ने? डोपामीन डिटॉक्स के बारे में आपने सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि जब जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, या कोई अपनी बहुत ज़्यादा जिस जो करने से आपको करने का वो बहुत दिल करता है, कुछ अच्छी चीज़ खाना, या फिर आपका फेवरेट आई मीन जो काम है आपका, जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते जाना, तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं आपकी बॉडी में डोपामीन जो है हार्मोन वो रिलीज होती जाती है, और यही ना डोपामीन ही वजह है एडिक्टिव। ये आपको एडिक्ट बना देती है। तो बेसिकली आप एक टर्म आता है डोपामीन डिटॉक्स, अपने आप पे कंट्रोल रखना कि भाई साहब नहीं देखना। अगर मैंने फ़ोन पकड़ा है तो यही चीज़ देखूंगा और देखूंगा या देखूंगी और वापस फ़ोन रख दूंगी। और अगर अगर अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से बात भी करनी है, आई होप कि अभी ज़रूरत नहीं होती है, इनफैक्ट अभी एक सर्टेन एज तक आई मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है ये। लेकिन अगर इन केस आपके पास है भी, तो सर्टेन पीरियड में बात कीजिए। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब ये होता है अपने आप को रेजिस्ट करना, रोकना उन चीज़ों से जो आपका जिसको करने के लिए आपका दिल बहुत करता है, बट वो एक्चुअली क्या है कि आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा वो ठीक नहीं है। तो इट्स बेटर ना टू गेट योर सेल्फ डोपामीन डिटॉक्स। आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो तो यू नीड टू गेट योर सेल्फ डिटॉक्स इन टर्म्स ऑफ डोपामीन एज वेल। जो आप जो ये जो जो आप बिल्कुल जो क्या कहते हैं आदत सी पड़ गई है और बिना उसके रहा नहीं जाता, फ़ोन हाथ पे ना हो तो बेचैनी सी होती है, तो इन चीज़ों से दूर हटने के लिए यू नीड टू गो फॉर द डोपामीन डिटॉक्स और लड़िए अपने आप से। तो ये चीज़ मेरे लिए भी है। आई शुड ऑल्सो गेट माई सेल्फ डोपामीन डिटॉक्स। So my name is Adil, and you have started watching Ved Sciences. Today we are going to study respiration in plants, and especially in this respiration of plants, we'll be understanding glycolysis, and also we'll be understanding types of phosphorylation, substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation, and I will be है ना, मैं आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मैं कुछ NADH, NADPH, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। आज ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करके जाने वाला हूँ। तो प्लीज आप हमारी वीडियो में बने रहें और समझें। और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एनटीएससी और ओलंपियाड और नीट स्पेशली भी मैं आपको बात बता दूं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे कई तरह के सवाल आते जाते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हमारा जो एक स्कीम है पढ़ने का, वो स्कीम ये है कि पहले हम तो अपनी पूरी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के को डिफरेंशिएट करके और फिर हम उसको कंप्लीट करते हैं, एंड देन फाइनली कलेक्टिवली हम उसके लिए एक पीवाईक्यू की एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो हम इस तरह से ही इस चैप्टर के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनटीएससी, ओलंपियाड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िए। वहां पर हम आपको ये जो भी चीज़ें हैं इसकी एक पीडीएफ वर्जन, जो भी हमने पीवाईक्यूज कराई हैं उनकी पीडीएफ वर्जन, ये सारी चीज़ें हम आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। तो आप प्लीज़ वहां हमारे साथ जुड़िए। यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल @Ved Science। ये जो वेद साइंस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, @Ved Science लगाइए एंड यू विल बी ज्वाइनिंग अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। जैसे जैसे आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते जाएंगे, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल ब्रो। मसला ये है ना बच्चों कि जितना ज़्यादा आप हमें आप हमें लाइक्स देंगे, एंड अगर हमारे एंड से हम आपको कुछ भी सिखाने में आई मीन आपकी कुछ भी नॉलेज में इजाफा करने में अगर हम कामयाब हो पाए हैं, तो वी डिजर्व है ना लाइक। एंड अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो उसको प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिए, है ना। दिस हेल्प्स अस, दिस अप्रिशिएट्स अस टू वर्क मोर एंड मोर, वर्क हार्ड एंड हार्ड फॉर यू गाइज। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म्स कम्स ओवर हियर इज द रेस्पिरेशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म रेस्पिरेशन? Respiration is a process of breakdown of glucose to form what? To form energy. अब simple and layman के term में अगर हम बात करें कि respiration is a process of breakdown of glucose, which is a 6 carbon molecules to form what? To form energy. Now this process is known as respiration. और अब basically क्या होता है इसमें, हम बहुत बच्चे जो हैं जूनियर लेवल के वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में। देखिए ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। देखिए ब्रीदिंग इन या गैसियस एक्सचेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, प्लांट के अंदर होती हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं, उसी गैसियस एक्सचेंज में कुछ बेसिक गैसेस आती हैं जो कि फर्दर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गैसियस एक्सचेंज इज फॉलोड बाय रेस्पिरेशन। तो until and unless you will be having some gaseous exchanges going on in your body, how respiration will be happening. So the thing is that for respiration gaseous exchange is important, but respiration and gaseous exchanges are totally two different things. Like
कई दफ़ा छोटे बच्चे या फिर लोअर क्लास के बच्चे जो हैं उस बात से कंफ्यूज कर जाते हैं कि लाइक ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट दे थिंक इट्स रेस्पिरेशन। बिकॉज मसला देखिए ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई ना, क्योंकि ये इस वजह से हुई क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको ये बताया जाता है कि दैट व्हेन यू इनहेल नो ऑक्सीजन रिच एयर, तो फिर एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और फर्दर फिर वो निकल जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड गैसेस एक्सचेंज की मैकेनिज्म से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमने वहां पर वीडियोस में हमारे वन ऑफ द रेस्पिरेशन वाली वीडियो में हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी है। प्लांट की जब हम गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे ना बच्चों, तो द प्लांट हैव ए स्पेशल गैसेस एक्सचेंज ऑर्गन जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और प्लांट की खास बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा लीफ पे होता है, स्टेम पे लेंटिकल्स होता है। तो ऐसा नहीं कि एक जगह से गैस एक्सचेंज हो रही है फिर वहां से ट्रांसफर हो रही है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हमारे यहाँ ब्लड के थ्रू हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर। प्लांट में ऐसा नहीं है। तो प्लांट में ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट वेयर देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन, देयर गैसेस एक्सचेंज, तो फॉर दैट गैसेस एक्सचेंज दे हैव एन अ पार्टिकुलर ओपनिंग और द सोर्स फॉर द गैसेस एक्सचेंजेस। आई होप कि आपको यहाँ तक बात तो आई होप समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें थी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट अभी जो कमिंग स्लाइड्स में मैं आप पढ़ाने वाला हूँ, जो आप जानने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा आप you will be feeling great कि you are knowing these kind of informations। आपको पता है बच्चों, जैसे जैसे आप चीज़ों को लर्न करते हैं ना, जो चीज़ों को आप जानते हैं, you feel great in yourself। और यही एक चीज़ है ना बच्चों। तो इस तरह की जब when you learn something, जैसे आज आप जो जानेंगे, you will be finding differences between NAD plus NADH, NADP plus NADH, oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation, and you will be understanding what actually glycolysis is and what are the steps behind that। तो ये सारी चीज़ें when you will be knowing ना, और सामने से आपसे कोई पूछेगा कि पता है तुम्हें ये क्या होता है, then when you will be replying back, तो how much good feeling you will be having in yourself, कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे आती हैं। being knowledge, being aware, being informed is it's a great kind of बहुत मजा आता है when you feel like yes informed, you are informed about this। तो प्लीज आप इन चीजों को पढ़िए। हमारा मकसद आपको इन्फॉर्म करना ही है, आपको बताना है कि आप ये चीजें होती हैं, सो दैट यू कैन रिमाइंड इट इन योर माइंड। ठीक है, आप इन चीजों को अपने जहन में रख सकते हैं। इसको आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपने स्कूल वाले एग्जाम्स, या किसी भी तरह की क्विज कॉम्पिटिशन्स, डिस्कशंस में आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे आप। एंड जितनी ज्यादा इन चीजों, इस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करेंगे ना बच्चों, ये चीजें उतनी ज्यादा ब्रेन में प्राइमरी मेमोरीज में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप हमेशा याद रखा करें, जो भी चीजें आप पढ़े ना उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने जो ये गॉड ने हमें हमारी जो मेमोरी सिस्टम दी है ना, इसमें क्या होता है ना कि वो जैसे पहले आपने पढ़ा तो फर्स्ट लाइन पर रहेगा, थोड़ी देर बाद याद भी आ जाएगा, बट धीरे धीरे इट गॉट डिमिनिश्ड, कहीं ना कहीं पीछे सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से आप पढ़ते हो तो फिर आपको चीज़ें रिमाइंड होनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली हमारा ब्रेन का ना जो एक मेमोरी पावर इस तरह से ही हमारे यहाँ वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडरस्टैंडिंग ग्लाइकोलाइसिस को समझने से पहले आपको मैं ना 2 टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन समझाऊंगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, देन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब मैं आपको बच्चों बताऊं कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना किसी के ऊपर, है ना। तो वो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ करके फर्दर बनेगा क्या, एटीपी बनेगा बच्चों। अल्टीमेटली द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन हम इसको कह इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबस्ट्रेट लेवल एंड फॉस्फोराइलेशन, पहले आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि फॉस्फोराइलेशन में हो क्या रहा है। इट्स जस्ट कि फॉस्फेट जो है ऐड ऑन हो रही है अपने प्रीवियस सबस्ट्रेट के ऊपर। उसके ऊपर मान लीजिए एडीपी के ऊपर एक फॉस्फेट ऐड हो गई, देन इट फॉर्म्स एटीपी ना। तो हमारे पास एडीपी बहुत सारी है, और एटीपी बनाने के लिए वी हैव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, या फिर कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिस्टम होता है। इसमें हम उस एडीपी के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके देन वी अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट, एटीपी विच विल बी कंज्यूम्ड। और मैं आपको बताऊं बच्चों, ये एनर्जी जो होती है ना, इसको एनर्जी इंटरमीडिएट्स क्यों कहा जाता है, कि ये सारी एनर्जी होने इनकी बॉन्ड में होती है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप और 2 फॉस्फेट ग्रुप के जो अंदर जो बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड के अंदर इतनी एनर्जी होती है जिसका कि इस्तेमाल फिर प्लांट, ह्यूमन, हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में उसको हम करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना बच्चों, वो आपको समझने की जरूरत है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं किसको है। यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फॉस्फेट ना बच्चों डायरेक्टली एटीपी से जाके जो एडीपी से जुड़ जा रही है, तो एटीपी बना रही है। आपको पता है ना कि एडीपी प्लस फॉस्फेट फॉर्म्स एटीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट फॉर्म्स एटीपी, जहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर एक एंजाइम लगेगा, काइनेज एंजाइम होता है ना। काइनेज एंजाइम का काम ये होता है कि एक जगह से फॉस्फेट ग्रुप को उठा के दूसरी जगह लगा देना। एंजाइम का नाम काइनेज है, लेकिन होता क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा दी जाती है। ठीक है, तो कहीं पर से भी एक इस एडीपी पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दी गई डायरेक्टली, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एटीपी, विच इज एन एनर्जी इंटरमीडिएट, है ना। और बेसिकली मैं आपको अभी बच्चों जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर भी ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाले स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, कहां पर ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है, वो भी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। बस आप ये जान लीजिए, ये आप समझ लीजिए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लीजिए अपने जहन के अंदर कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में इट्स द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एडीपी टू फॉर्म एटीपी डायरेक्ट, यू नो। फॉस्फेट है, एडीपी है, दोनों मिल जाएंगे, एटीपी बन जाएंगे। दिस इज व्हाट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज। अब आ जाते हैं हम ना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो द नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता है एटीपी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एटीपी का यहां पर फॉर्मेशन डायरेक्ट फॉस्फेट बॉन्ड के जुड़ने से नहीं होगा, फॉस्फेट के जुड़ने से नहीं होगा, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, वो एनर्जी एटीपी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो एक बात याद रहे, जब ए फॉस्फोराइलेशन होगी तब उसकी एनर्जी कहां से मिलेगी आपको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। आपने बच्चों अगर फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ा है पीछे, तो आपने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाक्वाइड के इनर ल्यूमेन में जनरेट हुई थी, और बाहर जो स्ट्रोमा में था वहां पर लेस प्रोटॉन थे। तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो प्रोटॉन मूव की, तो मूविंग कोई भी चीज मूव करेगी तो दे मस्ट बी हैविंग सम एनर्जी ना, दे मस्ट बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो वही काइनेटिक एनर्जी जब एटीपी सिंथेस के थ्रू क्रॉस की ना बच्चों, तो उसके अंदर CF1, अब आपको मैंने पहले बताया कि एटीपी सिंथेस के अंदर दो सबस्ट्रेट होती हैं, एक एम्बेडेड इन द थाइलाक्वाइड, एक प्रोट्रूडिंग जो स्ट्रोमा की तरफ होती है। तो वो क्या होता है ना बच्चों, उसके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उस कॉन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से वो एटीपी फॉर्म करता है। तो दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लेकिन वहां पर बच्चों हम इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए कह रहे थे क्योंकि लाइट इन्वॉल्व था। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी आप क्रेब्स साइकिल जब हम पढ़ लेंगे, क्रेब्स साइकिल के बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझेंगे। बस आपको मेरा मकसद यहां पर यह समझाने के लिए है बच्चों कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, ये एक फॉस्फोराइलेशन का मेथड है जिसमें एटीपी फॉर्म होती है एडीपी से। उसकी पीछे की एनर्जी कहां से मिलती है उसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। और यही अगर क्लोरोप्लास्ट में होती है तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट का डिपेंडेंसी है, वहां पे लाइट की मतलब लाइट इन्वॉल्व है वहां पर, और वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहां होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे ही हम ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे होंगे ना बच्चों, मैं एक जरूर एक प्रॉपर सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको कंप्लीटली इलैबोरेट करके बताऊंगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फर्क क्या है। और इस तरह से सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर में, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके, ताकि छोटे छोटे हम अपने PYQs को हम सॉल्व कर सके। आई होप कि यहां तक तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोराइलेशन कहते हैं किसको है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन किसको कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट अटैचमेंट होती है फॉस्फेट एडीपी पे एटीपी की, है ना, और उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कौन सा होता है, काइनेज एंजाइम होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो ग्रेडियंट बनती है ना बच्चों, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में बने, चाहे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में बने, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन मूव करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी होती है। वही एनर्जी की हेल्प से एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। आई होप के यहां तक बच्चों को समझ में आ गया है। आई होप आ गया है। अगर आ गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कोई और परेशानी है, तो वी विल बी सॉर्टिंग इट आउट। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जरा मैं ना बच्चों रेस्पिरेशन में आपको बता रहा था
तो रेस्पिरेशन में मैं एक चीज आपको और बता दूं, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस. वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वी हैव what we have anaerobic respiration. Aerobic में you know ना कि they have continuous supply of oxygen. जहां पर continuous supply of oxygen होगी ना बच्चों, वहां पर मैं अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं. आप याद रखिएगा, we have two different type of respirations. We have what kind of respirations? We have two types of respiration, that is aerobic respiration where there is abundant supply of oxygen, and anaerobic where there is non-continuous or completely no supply of oxygen is known as anaerobic respiration. I hope कि respiration का सबसे पहला aerobic respiration की जब हम बात करेंगे तो as I have already told you कि respiration is the breakdown of glucose to form energy, है ना. तो वेरी फर्स्ट स्टेप इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू मेक अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, which is known as glycolysis. And before that we will be studying some of the important है ना टर्म्स. लाइक देखिए, आपने अभी फोटो फॉस्फोराइलेशन में पढ़ा होगा कि देयर वी हैव हैविंग NADP+, NADPH, NAD+, NADH. ये में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को. अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ये है क्या. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये NAD+ जो होता है ना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है. इसके पास एनर्जी नहीं होती है. इसका फुल फॉर्म जो है वो निकोटिनामाइड एडेनिन एंड डाइन्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, ये NAD+ इट्स नॉट एन एनर्जी, इसके पास एनर्जी होती नहीं है. तो बेसिकली इसको एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? जब इसके पास हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आएंगे ना बच्चों, तब ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+. तो जो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, तो फिर इस NADH के अंदर स्टोर हो जाएगी. और एक NADH के अंदर कैपेबिलिटी होती है 2.5 ATP तक की एनर्जी. जितनी 2.5 ATP एनर्जी देगी उतनी एनर्जी एक NADH के अंदर में होती है. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई आपको. NAD क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना. ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक कोएंजाइम है. ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और ये फिर ये रिड्यूस हो जाता है. देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिड्यूस हो जाता है. तो क्या बन जाता है ये? तो NADH बन जाता है. और NADH बन जाने के बाद ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सोर्स बन जाता है. और इसी NADH का इस्तेमाल अभी आप देखेंगे इन कमिंग क्लासेस कि कैसे, है ना, फोटो मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इन चीजों का इस्तेमाल आप देखेंगे. अभी पहले आप इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे. आपको समझ आया कि बेसिकली हम कहते किसको हैं? NADP+ और NADH में फर्क क्या है? NAD+ एक नो एनर्जी कंपाउंड है, कोएंजाइम है, जो कि जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलती है ना बच्चों, तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड फाइनली ये एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है, जिसके पास इतनी एनर्जी होती है जितनी की 2.5 ATP के पास एनर्जी होती है. समझ आ रहा है? नेक्स्ट, और ये बच्चों ये बता दूं मैं आपको, ये जो जितनी NAD+ और NADH है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में आपको दिखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखने को मिलेगी. आपने अगर फोटोसिंथेसिस अभी पीछे पढ़ा है बच्चों, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है तो वहां आपने देखा होगा NADP+ के बारे में. वहां पर आपने देखा होगा कि फेरोडॉक्सिन जो है, फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कहां पे लाया था? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास लाया था. ठीक है बच्चों, लाया था. अब वो जो इलेक्ट्रॉन था ना बच्चों, जो फेरोडॉक्सिन लेकर के कहां पे आया था? FNR में लेके आया था फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास. वहां से उस इलेक्ट्रॉन को NADP+ को दे दिया गया था और वो NADPH में कन्वर्ट हो गया था. याद है आपको? आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, आई मीन वो जो ना जेड स्कीम पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको पता है ना कि फेरोडॉक्सिन जो है फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कहां जा रहा था? NADP रिडक्टेज के पास जा रहा था. फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास जा रहा था. वहां पर NADP रिडक्टेज जो है बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन एटॉम को लेकर के और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के फाइनली वो क्या बना रहा था? NADP+ किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था? NADPH में कन्वर्ट हो जा रहा था. हो रहा था, नहीं हो रहा था? और वही NADPH बच्चों फिर फर्दर आपने केल्विन साइकिल में देखा होगा. अगर आपको याद है, अगर आप नहीं याद है तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, कि NADPH जो था, जो हमने बनाया था NADPH, ठीक है, यही NADPH फिर आपने देखा था कि ये केल्विन साइकिल में यूज हुई थी. याद है ना आपको? जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुई थी, है ना, 3PGA में GPA में कन्वर्ट हुई थी, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, है ना, कन्वर्ट जब हुई थी, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट था ना. तो वहां पर एसिड जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो गई थी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में.
तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कौन था वहां पर? यही NADPH था। और ये NADPH नहीं होता तो वो रिड्यूस नहीं हो पाती। और NADPH कैसे रिड्यूस, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर आई कैसे? वो फोटोसिस्टम 1 की वजह से आई कि फोटोसिस्टम 1 ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये NADP+ से NADPH बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। NADP और NADPH कहां मिल रहा है हमें? ये हमें क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है बच्चों, ये दोनों में क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है। और आपको याद होगा ना, तो ये NADP+ NADPH जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था हमने, ETC में पढ़ा था हमने, ठीक है। और यहीं से फिर NADP+ से NADPH बना था। आई होप कि आपको याद है, अगर नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज करिए। हाँ, ऐसा नहीं होता है, जब तक चीजों को आप ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं बच्चों, जब आप पीछे समझ जाएंगे तो फिर आगे आसानी से समझते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जो इस वीडियो लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। हम यहां इकट्ठे हुए ही इसलिए हैं ताकि हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ सकें। तो ये जो हमने पीछे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को समझा या जाना, वो इसलिए समझा, या NADP और NADPH और NAD+ NADH के बारे में समझा, ताकि हम ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से हम समझ सकें। चलिए भाई, ग्लाइकोलाइसिस को जब हम समझने की बात करेंगे तो ये टर्म जो आप देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स लाइक ग्लाइको एंड लाइसिस। दैट्स ग्लाइको इज derived from glucose and lysis means breakdown. So this, as the term suggests, there is a breakdown of glucose. So of course there is a breakdown of glucose in glycolysis, and as you know, under the process of respiration, सबसे पहला स्टेप ग्लूकोज के साथ क्या होता है? उसकी लाइसिस होकर के पायरुवेट बनाई जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो पायरुवेट, वही पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, तो वहां और ज्यादा एनर्जी बनती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ATP क्रेब साइकिल में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो भी होगी। वो हम कमिंग वीडियोस में आपको वो भी बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारा क्रेब साइकिल ही है। चलिए भाई, तो ग्लाइकोलाइसिस को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, जब से इनिशिएट करेंगे, आपको पता है कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बता दूं कि एनर्जी की डिमांड को पूरी करने के लिए ग्लूकोज का लाइसिस होता है, इट ब्रेक्स डाउन, ये टूटते हैं टू गिव सम ATP एंड NADH, सॉरी, इट्स यहां पे NADPH लिखा चला गया है, बट इट्स NADH, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज NADH, ठीक है। तो इट्स नॉट NADPH, प्लीज माइंड इट, दिस इज नॉट NADPH, दिस इज NADH. So, this glycolysis happens where? It happens in the cytoplasm, and the next process of, respiration, that is Krebs cycle, which requires or demands oxygen, happens to be in the mitochondria. So, this glycolysis doesn't require oxygen, but it's substitute, it's the next, it's the adjacent, the reaction, the adjacent process requires oxygen. So, the whole, we can say that the respiration requires oxygen. So overall total 10 reactions are involved in the process of glycolysis, which is the breakdown of glucose to form pyruvate. To form what? To form what? Pyruvate. It's a 5 energy, and there are total two, we can divide it into 2 steps, like 2 different parts. The 5 steps called energy demanding, or 5 steps, or it is also known as preparatory phase. Preparatory phase, ठीक है। What do we call this? This earlier 5 steps in which ATPs are consumed is known as preparatory phase. What do we call this? Preparatory phase or energy demanding phase? Preparatory. And the last one where there is energy is produced is known as payoff phase. Payoff phase. Preparatory phase, payoff phase. Preparatory phase, payoff phase. I hope कि यहां तक आपको ग्लाइकोलाइसिस का एक ओवरव्यू जरूर मिल गया होगा। I hope कि जरूर मिल गया होगा। कोई मसला है तो प्लीज बताएं, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखें, मैंने गलती से NADPH लिख दिया है, बट एक्चुअली NADH होता है। NADPH माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, NADPH इधर नहीं होता, सिर्फ वो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर ही होता है। So the next thing, please do like, share and subscribe our channel Ved Science for the regular updates, and do press that घंटा as well. हाँ, उसका बेल भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिल जाए। जैसे भी हम नेक्स्ट क्रेब साइकिल पढ़ने वाले हैं तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर जब जैसे जैसे हमारी चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी, हम आपको इस पे जरिए आपको इसको अपडेशन मिलती जाएगी। और साथ साथ इससे कहीं और भी बेटर तरीका ये भी है कि यू कैन ज्वाइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बी इन्फॉर्म्ड,
पीपल प्रेफर टू बी विथ इन्फॉर्म्ड पर्सन, जिसको पता होता है कि चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस का देख लीजिए, सिंपल सा प्रोसीजर यही है कि ग्लूकोज जो है ना वो अल्टीमेटली टूट करके पायरुवेट में बनती है, दिस इज व्हाट नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसमें 2 एटीपी फॉर्म होती है और 2 NADH फॉर्म होती है। वो कैसे होती है अभी वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज आया कहां से, जो ये कि ऑफ कोर्स तो ग्लाइकोलाइसिस तो प्लांट है या ह्यूमन प्लांट है, ह्यूमन है, तो प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को उनको भी जरूरत होती है एनर्जी की। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। तो ऑफ कोर्स या तो वो उसके पास सुक्रोज के फॉर्म पे आएगा, या तो वो आपको पता है ना कि जो प्लांट जो है प्रिपेयर फूड करती है ग्लूकोज पे, ट्रांसपोर्ट करती है सुक्रोज पे। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड अल्टीमेटली इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ पॉलीसैकेराइड। यहां तक तो कोई कॉन्सेप्ट में है ना क्लियरेंस? तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सप्लाई इट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो चांसेस दो तरह के हैं, या तो उस प्लांट के पास, प्लांट के पार्ट के पास या तो ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, या क्या हो सकता है, या हो सकता है ग्लूकोज सुक्रोज या स्टार्च। तो अब मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो तो होगी ग्लूकोज की। अगर स्टार्च है तो इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज को फिर सुक्रोज को फिर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये सेम इन्वर्टेज एंजाइम आता है नाम, अगर नहीं आ रहा है ध्यान में तो आप प्लीज इसको अपने कॉपी पे नोट करके रख लीजिए। दिस इज नोन एज इन्वर्टेज एंजाइम। व्हाट इज डू वी कॉल दिस? to convert from sucrose to glucose is known as invertase enzyme। तो यहां पर आप इन्वर्ट कर लिए। ग्लूकोज हमारे पास एबंडेंसी में हमारे साइटोसोल में है ना, हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट हो गई है। माइटोकॉन्ड्रिया तक बात अभी नहीं पहुंची है, अभी हम सिर्फ साइटोसोल में ही है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेंगे तो हम आपको वहां पे भी बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत ही गहराई से, कॉपी पेन अगर है आपके पास तो प्लीज उसको लिख करके रख लीजिए। बहुत ही ये जरूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली सीरियस, बहुत इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? ग्लूकोज आ गया हमारी बॉडी के प्लांट के साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि यहां पर उसकी एक और फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन हो रही है, दैट मींस ग्लूकोज पे एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो रही है। ग्लूकोज पे एक एडिशन हो रही है फॉस्फेट, लेकिन वो एक फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से? उसकी सप्लाई कौन कर रहा है? यही एटीपी। यही एटीपी जो है ना बच्चों, आपको पता है अपना एक फॉस्फेट ग्रुप किसको दे देगा? ग्लूकोज 6 ग्लूकोज को दे देगा, एंड दिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दैट मींस ग्लूकोज के ऊपर बस एक व्हाट? फॉस्फेट ग्रुप का ऐड कर दिया गया है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। काइनेज एंजाइम का काम ही है एक जगह से फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ना, दूसरी जगह लगाना। तो यहां पर चूंकि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो आप कह सकते हैं इसमें हेक्सोकाइनेज है ना एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है इसलिए हेक्सा, और काइनेज एंजाइम का काम ही यही होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द एंजाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 phosphate is hexokinase. What do we call this? Hexokinase, exactly. So now this glucose 6 phosphate is now converted into its isomer known as fructose 6 phosphate। यहां पर आइसोमर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में फर्क क्या है? ग्लूकोज के पास कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड फ्रुक्टोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। हैं तो दोनों लेकिन आइसोमर्स ना एक दूसरे के। तो अब ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्योंकि अब यहां पर देखिए क्या जरूरत है, यहां पर देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन में लगी हुई है, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं। ये दोनों आइसोमर्स हैं। आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसको हम आइसोमेरेज कहते हैं। आइसोमेरेज, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं इसीलिए एंजाइम आइसोमेरेज होगा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में एरो दिया हुआ। इसका क्या मतलब है, इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों ये है ना कि ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमेरेज दोनों तरफ से काम कर सकती है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना सकती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी बना सकती है। लेकिन बच्चों ये क्या होता है ना, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ना बच्चों, ये चली जाती है कभी कभी पेंटोज पाथवे में। एक और पाथवे होता है जो आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लेकिन अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ना जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो ये वापस ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाए, इसीलिए इसको एक बार और फॉस्फोराइलेट किया जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है बच्चों, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये पेंटोज पाथवे होता है, एक डिफरेंट एक मैकेनिज्म ऑफ पाथवे होता है, इसमें भी इन्वॉल्व होता है।
तो ये अब ये दोनों रिवर्सिबल हैं, तो फ्रुक्टोज 6 में फ्रुक्टोज ग्लूकोज में हो सकता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में हो सकता है। तो जैसे ही ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करेगी तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। जैसे ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई, ये वापस उसमें ना चला जाए, इसको एक बार और फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। यही वजह है कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आ जाती है, मतलब 2 फॉस्फेट आ गई है। एक फॉस्फेट ग्रुप उसके पहले वाले कार्बन पर, एक फॉस्फेट ग्रुप उसके छठे कार्बन पर। ठीक है, आपको पता है ना कार्बन पे ग्लूकोज के बाद 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन में एक फ्रुक्टोज, एक कार्बन पे एक फॉस्फेट, छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट। तो यहां पर फिर से आप देखिएगा बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हो रहा है वो कौन सप्लाई कर रहा है? वो यही बेचारा एटीपी तो कर रहा है, यही एनर्जी तो दे रहा है, यही एटीपी बेचारा अपना एक फॉस्फेट। अब यहां पर फिर से आपको पता है जब फॉस्फेट का मूवमेंट हो रहा है तो काइनेज तो आएगा, है ना। तो अब यहां पर ध्यान रहे, यहां पर जो एक एंजाइम होता है, क्योंकि यहां पे फ्रुक्टोज है इसीलिए हम इस एंजाइम को हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके। क्या कहते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और यहां पर एक और एटीपी कंज्यूम हो गई है। तो यहां पर अब तक आपने देखा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब जब फॉस्फेट ऐड किया हमने तब तक एक एटीपी का इस्तेमाल हमने किया है। क्या किया है? एक एटीपी का इस्तेमाल किया है। तो फाइनली हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आ गया, तो अब ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं जा सकता। तो अब ये फिक्स हो गया कि अब इसने कहां जाना है, इसका फेट, इसकी तकदीर तय हो गई है कि अब ये नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में ही जाएगा, इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो बच्चों ये फ्रुक्टोज, आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो कॉपी पे लिख लीजिए। DHAP का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये DHAP। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। इसके पास 2 फॉस्फेट्स थे, देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, एक बात मुझे आप बताइए कि फ्रुक्टोज 1,6 को बायफॉस्फेट क्यों कहा गया, डायफॉस्फेट क्यों नहीं कहा गया? अगर आपके पास जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके पास आता है देन यू आर रियली इंटेलिजेंट। हाँ, कि फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट हम क्यों कह रहे हैं, डायफॉस्फेट क्यों नहीं कह रहे इसको? डाई में भी 2 होता है, बाय में भी 2 होता है, तो क्यों उसको हमने बायफॉस्फेट ही कहा, डायफॉस्फेट क्यों नहीं कहा? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ये कैसा, हमने क्यों कहा इसको। फर्दर जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 बना, तो अब मैं आपको बता दूं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही आइसोमर है। तो अब यहां पर दोबारा से आइसोमर एंजाइम लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब हमारे पास एक सिंगल ग्लूकोज से एक फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था, जो कि फर्दर एल्डोलेज एक्टिविटी, ब्रेकडाउन एक्टिविटी से हमारे पास अब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बना, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनी। दैट मींस 2 G3P बनी, जो G3P बनी। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई आपको। इसी को हम कहते हैं बच्चों, अंटिल 5 स्टेप्स को ना हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी 2 ATP जिसमें ऑलरेडी कंज्यूम हो गई है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? पक्का आया है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों आप देख लीजिए कि अब यहां पर देखिए, छठा जो स्टेप है ना बच्चों, अब यहां से हमारा शुरू होता है पे ऑफ फेज। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है बच्चों, ये क्या होता है, अब ये दोबारा से फॉस्फोराइलेट होगा। लेकिन इस फॉस्फोराइलेशन में ना ATP का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ना फ्री फॉस्फेट्स है ना, उसको फिक्स किया जा रहा है। किस पे फिक्स किया जा रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। इसके पास ऑलरेडी एक फॉस्फेट था, तो आई होप कि जब इसके पास एक और फॉस्फेट जोड़ा जाएगा तो ये बायफॉस्फेट हो जाएगा ना। और यहीं पर एक और काम होता है, NAD+ के पास एक इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है और ये फाइनली NADH में कन्वर्ट होता है। और यही NADH एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी में होता है, जो फर्दर आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दोबारा से क्या किया गया है? अब दोबारा से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट जब हमने किया, तो उस फॉस्फोराइलेशन में अब ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। पहले ये क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, अब ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये काम 2 बार चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल से 2 बार निकला है G3P, 2 ध्यान रहे आपका। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 अलग अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग चल रहे हैं। तो देख लीजिएगा, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बन के हमारी तैयार हो गई। अब ये देखिए, इसमें से एक फॉस्फेट निकलेगी और यही फॉस्फेट फिर फर्दर पे करेगी ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए।
एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि एक फॉस्फेट, दिस बायफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट निकल करके एडीपी को फॉस्फोराइलेट करेगी और फाइनली एटीपी बनेगी, और इसी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। स्टेप नंबर 7 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडरगोज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन in which 1,3-biphospoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate in which 1 ADP is converted into ATP by transfer of 1 phosphate group from this 1,3-biphosphoglycerate to the ADP to form what? एडेनिसीन ट्राइफॉस्फेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बार और सुन लीजिए कि दिस स्टेप नंबर 7 इज दी ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एक एग्जांपल है, जिसमें कि इस वाले मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट को निकाल करके इस एडीपी को दे दिया जाता है और डायरेक्टली एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन फाइनली इसका आउटपुट प्रोडक्ट क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें से एक फॉस्फेट निकाल दी गई। दैट मीन्स आप देख रहे हैं यहां से फ्री फॉस्फोरस जो है डायरेक्टली जो है फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली ना एटीपी में नहीं यूज हो पा रहा था, तो इसको क्या किया गया? पहले उस फ्री फॉस्फेट को है ना इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल से जोड़ा गया और फिर इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल से है ना उस फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड द रिजल्ट इज 3-phosphoglycerate। नाउ दिस 3-phosphoglycerate इज ट्रांसफर्ड इट कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate। दैट मींस यहां पर देखिए दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, बट इट्स द पोजीशन ऑफ फॉस्फेट, है ना। 3-phosphoglycerate थर्ड वाले कार्बन पर है और ये 2 वाले कार्बन पर है। फाइनली जो आपका 8वां स्टेप है, इसमें आइसोमेरिज्म है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अल्टीमेटली ये जो 2-phosphoglycerate है, जो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है जिसपे सेकंड कार्बन पर क्या मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप है, उसके अंदर से वाटर रिलीज होगी। एंड फाइनली द स्टेप 9, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, this phosphoenol pyruvate is formed. What do we call this? Phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate having a phosphate group on it. तो अब यहां से ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 इन्वॉल्व्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप देख रहे हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहां पर आप हो रही है, जिसमें एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्टेप नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहां पर भी एक एडीपी डायरेक्टली एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation. What do we call this? This is known as substrate level phosphorylation. So ultimately we came up to the term pyruvate. So we got, as from a single glucose molecule, we got 2 pyruvates, and these 2 pyruvates will be taken to the mitochondria for what? For Krebs cycle. For what? For the process of Krebs cycle. अब Krebs cycle में आपको हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इसको एकोमोडेट करिए अपने ब्रेन के अंदर, इसको समझिए, 1-2 बार और पढ़िए। आई प्रॉमिस कि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप बायोलॉजी सेक्शन में आगे कैरियर बनाने वाले हैं, देन आई प्रॉमिस कि ये ग्लाइकोलाइसिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये स्टेप्स आपका पीछा, आपके मास्टर्स, आपकी पीएचडी तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इफ यू बी गोइंग फॉर योर पीएचडी, ध्यान रहे, बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही रिक्वायरिंग ग्लाइकोलाइसिस ये स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अल्टीमेटली हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं। तो व्हेन वी स्टार्टेड विद ग्लूकोज, वी आर सीइंग 2 ATPs आर कंज्यूम्ड इन द preparatory phase. Like on the first 5 step is known as preparatory phase, and the 2 ATPs are consumed, and in our second payoff phase from 6 to 7 we are seeing like 2 ATPs from this and 2 ATPs from this, so total 2 and 2 4 ATPs are produced, है ना। एंड 2 NADH, एज यू कैन सी 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रही है, 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो टोटली व्हाट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग 2 NADH and 4 ATPs. Out of these 4 ATPs, 2 ATPs has been consumed in the preparatory phase. So ultimately we can say कि in a single glycolysis of a single glucose molecule, ultimately we have 2 molecules of NADH and 2 ATPs, 2 NADH and 2 ATPs. I hope कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है. This is what glycolysis is, and this happens in stroma. This is a very first step in the process of respiration. The next process of respiration is Krebs cycle, which happens to be in the
in the mitochondria. And I have already told you that respiration is of two type. One is aerobic and one is anaerobic. मैं आपको बताता चलूं कि एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस होगी, और ग्लाइकोलाइसिस से होने के बाद जो इसका प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है, वो पायरुवेट अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी एंड देन फर्दर इट विल फॉर्म फर्दर मोर एनर्जीज. अगर ये है ना, अगर इसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी देन दिस विल गो फॉर फर्मेंटेशन. वहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. वो भी हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे. तो आई होप कि यहां तक तो बच्चों को बात समझ में आ गई है. अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो प्लीज आप हमें बताइए, हमें हमारे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि हम आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में आपकी हेल्प करें. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस and please do join our telegram channel Ved Science as well. I hope के आपको बातें समझ में आ गई हैं. Thank you so much for being with us and thank you so much.